आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल केएमडी क्रांति। दोस्त, हम ये वादा करते हैं आपसे कि हम मैथमेटिक्स जो कि यूपी पॉलिटेक्निक की दृष्टि से अगर देखे जाए तो 50% यानी 100% में से 50% आपकी जो है मैथमेटिक्स आती है। दोस्त, वह मैथमेटिक्स जो कि यूपी पॉलिटेक्निक की दृष्टि से हम कराएंगे और पूरा टॉपिक कराएंगे। दोस्त, बस आपका साथ चाहिए, दोस्त आपका सपोर्ट चाहिए। तो दोस्त ध्यान रखिएगा एक बात, हम पॉलिटेक्निक से रिलेटेड क्वेश्चन तो कराएंगे ही, साथ साथ अदर क्वेश्चन भी अदर बुक से भी कराएंगे। तो दोस्त, हम जो पॉलिटेक्निक के जो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं वे क्वेश्चन जो हैं अरिहंत पब्लिकेशंस की बुक से कराएंगे। जी हाँ दोस्त, आप जो है अगर अरिहंत पब्लिकेशंस की बुक को पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। हम ये भी सलाह नहीं देंगे दोस्त कि आप अरिहंत पब्लिकेशन की बुक के अलावा अगर कोई बुक पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप पढ़िए। लेकिन मैं जो करा रहा हूँ, जिस बुक से क्वेश्चन अभी करा रहा हूँ वो अरिहंत पब्लिकेशंस है। तो दोस्त चलिए आज हम सबसे पहले शुरू करते हैं सर्किल के बारे में हम बात करेंगे। जी हाँ दोस्त, सर्किल एक ऐसा चैप्टर है जो कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में अपने अच्छे मार्क्स दिलाने में आप सभी को बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। अगर आप सर्किल पढ़े हैं तो जाहिर सी बात है यूपी पॉलिटेक्निक ही नहीं, अगर आप कोई अदर तैयारी कर रहे हैं, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उपयोगी ये टॉपिक है। तो दोस्त, जैसे कि आपके समक्ष मैंने पहले से मेंशन कर रखा है कि मैथमेटिक्स फॉर यूपी पॉलिटेक्निक टॉपिक रहेगा हमारा आज सर्किल। तो चलिए दोस्त, सर्किल का पहले बेस से समझते हैं। आज जो है सर्किल पूरा हम समाप्त करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो हम पहले सर्किल से संबंधित कुछ बातें कर लेंगे। जीवा क्या होती है, वृत्तखंड क्या होता है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, एकांतर वृत्तखंड में कोण बने क्या होते हैं, अनुप्रस्थी क्या होती है, तिर्यक स्पर्शी क्या होती है। दोस्त, ऐसे तमाम बातें हैं जिन्हें हम पहले जानेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दोस्त, ये उम्मीद करता हूँ कि मैं जो भी चीज़ बताऊँगा हर चीज़ को पहले बेस से बताऊंगा, जिससे बाद के लिए जो कि आपके मन में जो भी क्वेश्चन बने वो क्वेश्चन न बनने पाए, उस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा दे दूं, ताकि जिससे आपके मन में बाद के क्वेश्चन जो तैयार हों वो ना हो। तो चलिए दोस्त, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। और दोस्त आप साथ दीजिए बस। तो चलिए बिना कुछ देर करते हुए दोस्त चलिएगा, हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि क्या होती है जीवा, क्या होती है व्यास। तो पहले हम हर टॉपिक को लिख लेते हैं, उसके बाद हर एक के बारे में हम क्रम वाइज बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं उन टॉपिक को। सबसे पहले क्या है, चलिए सबसे पहले वृत्त की बात करते हैं। वृत्त। दूसरे नंबर पे क्या होती है जीवा। चलिए तीसरे नंबर पे क्या होता है चाप। चौथे नंबर पे क्या होता है व्यास। चलिए पांचवें नंबर पे क्या होता है वृत्तखंड। चलिए छठवें नंबर पे क्या होती है अनुस्पर्शी। चलिए सातवें नंबर पे क्या होती है तिर्यक स्पर्शी। तिर्यक स्पर्शी।
क्या होती है दोस्त? 8वें नंबर परिधि। 9वें नंबर पे बात करेंगे, क्या होती है? परिधि के आगे बात करेंगे वृत्तखंड होगा। क्या होता है? दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड। 10वें नंबर पे का बात करेंगे, चलिए क्या होता है? लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड। चलिए 11 नंबर पे हम बात करेंगे, क्या होते हैं? संकेंद्री वृत्त। क्या है संकेंद्री वृत्त? इसके भी बारे में बात। दोस्त पहले कोशिश मैं करूंगा आपको सभी बातों से अवेयर हो जाएं, उसके बाद क्वेश्चन करने में बहुत ही आनंद आएगा दोस्त। क्योंकि यही बातें हम लोगों को पहले दिक्कत करती हैं, बाद में कोई दिक्कत ही नहीं है। जो दिक्कत है पहले मैं वो कोशिश ही कर रहा हूँ कि आपको बता दूं। क्या होता है 12वें नंबर पे? चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्या होता है? चक्रीय बहुभुज। कोई जरूरी नहीं है चतुर्भुज, त्रिभुज भी हो सकता है, चक्रीय चतुर्भुज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो चक्रीय शब्द, चक्रीय बहुभुज हम कर दे रहे हैं, बहुभुज। चलिए 14 नंबर पे हम बात करेंगे, क्या होता है? एकांतर वृत्तखंड में बना हुआ कोण। एकांतर वृत्तखंड में बना हुआ कोण। बना हुआ कोण। चलिए 15 नंबर हम बात करेंगे, क्या होता है? त्रिज्यखंड। क्या होता है? त्रिज्यखंड। 16 नंबर बात करेंगे, क्या होती है? लंबार्धक जीवाएं। लंबार्धक जीवाएं कब बनती हैं? ये तो दोस्त ऑपरेशन करेंगे, अभी समझ में आ जाएगा। तो ऐसे तमाम बातें हैं, तो ऐसे लिखेंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो पहले हम टॉपिक वाइज बातें कर लेते हैं कि क्या कौन सी चीज़ें क्या किसे कहते हैं। तो चलिए दोस्त, सबसे पहले हम चलते हैं वृत्त। वृत्त के बारे में पहला टॉपिक हमारा क्या था दोस्त? चलिए दोस्त देखिए, सबसे पहले हम वृत्त के बारे में बात करें। सबसे पहला टॉपिक हमारा वृत्त क्या होता है? कोई ऐसा बिंदु जिसके चारों तरफ बिंदुओं का वो बिंदुपथ, जिसके चारों तरफ बिंदुओं का वो बिंदुपथ जो जिस बिंदु के बारे में बात करें, इस बिंदु से यद्यपि इसके चारों तरफ बिंदुओं के बीच की दूरी हमेशा और हमेशा बराबर रहे, यानी कि अगर ये जितनी है वही उतनी ये भी रहे, उतनी ये भी रहे, तो क्या होता है? इन बिंदुओं को, जो बिंदुपथ है, इस बिंदुपथ को मिलाने से जिस आकृति का निर्माण होता है वो हमारा वृत्त कहलाता है। वो हमारा वृत्त कहलाता है, वही हमारा वृत्त है। अब हम बात करेंगे, थोड़ा और बात करेंगे, अच्छी बातें करेंगे। वृत्त कौन सी आकृति है? जी हाँ दोस्त, वृत्त और गोला, एंड जो है ये जो है गोला। तो दोस्त देख रहे हैं, वृत्त और गोला, इन दोनों शब्दों में कभी कभी ऐसे होता है कि हम दोनों को एक ही चीज मान लेते हैं। कभी वृत्त को गोला समझ लेते हैं, कभी गोले को वृत्त समझ लेते हैं। लेकिन दोस्त बहुत ही अंतर है
वृत्त जो होती है वो समतलीय आकृति होती है, और इसका क्षेत्रफल जो होता है, जो एरिया होती है, वो गोले की जो एरिया होती है उससे बिल्कुल अलग होती है। गोले की एरिया की 1/4 होती है ये वृत्त की एरिया, और जो गोला होता है वो ठोस होता है, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, उसको छू सकते हैं। एक डिस्क भी होती है, डिस्क भी दोस्त वो गोले के अंतर्गत नहीं आती, वृत्त के अंतर्गत नहीं, वो थोड़ा उसकी विड्थ होती है। विड्थ होने के नाते उसे हम बेलन के अंतर्गत रखते हैं। तो चलिए दोस्त, हम थोड़ा अलग टॉपिक ले लिए तो कोई बात नहीं, हम ये चाहते थे कि थोड़ा आप अंतर जान लीजिए, तो हम इस टॉपिक के बारे में अभी बात नहीं करेंगे। गोला एक अलग चैप्टर है, उसके बारे में अलग से बातें करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को अभी बताएं। चलिए अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि अगला टॉपिक हमारा क्या है। दूसरा टॉपिक हमारा क्या था, जीवा। चलिए जीवा जानते हैं क्या। देखिए दोस्त, ये है एक हमारा वृत्त है। वृत्त जो है कई बिंदुओं से मिलकर बना होता है। ये बिंदुओं का बिंदुपथ है कि इसमें कई बिंदु ऐसे। चलिए, तो कि इन वृत्त के परिधि पर जो कई बिंदु हैं, इसमें से किन्हीं 2 बिंदुओं को हम मान लेते हैं। किन्हीं 2 बिंदुओं को हम अगर मिला दें, मान लीजिए हम ये P बिंदु ले रहे हैं, इधर Q बिंदु ले रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, P और Q को मिला देंगे। दोस्त देख लीजिए, P और Q को मिलाने से क्या हुआ, वृत्त जो है 2 भागों में बंट गया। तो जीवा वो होती है जो वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिला देने से वृत्त 2 भागों में, यानी वृत्त को 2 भागों में बांट दे। ऐसी रेखा जो वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिला देने पर वो रेखा वृत्त को 2 भागों में बांट दे, वो हमारी जीवा कहलाती है। देखिए दोस्त, ये 2 भागों में बट गया कि नहीं बट गया। चलिए आगे बात करेंगे अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा कि चौक क्या होता है। चौक के बारे में हम बात करेंगे कि अर्क, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, ये अर्क क्या होता है। मान लीजिए ये मैंने एक वृत्त बना दिया। अब वृत्त के सेम दैट, जैसे अभी मैंने आपको चाप के बारे में बताया, वही तरीका है। अगर किन्हीं वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिला दिया जाए, मान लीजिए यही PQ फिर ले रहा हूँ, मिला दिया जाए, तो यह PQ क्या कर रहा है, ये जो है ये परिधि होती है, ये जो है बिंदुओं का बिंदुपथ जो है, बिंदुओं के बिंदुपथ से जो निर्माण हुआ है, जिस आकृति की निर्माण हुई है, वो हमारी क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। ये हमारी परिधि है। ये परिधि क्या है, 2 भागों में बट जा रही है। किसके द्वारा, जीवा PQ के द्वारा, या वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिला देने पर ये 2 भागों में बट गई। ये दीर्घ परिधि हो गई, ये लघु परिधि हो गई। इस परिधि को ही हम जो है चाप भी कहते हैं। दीर्घ भाग जो है इसका, यानी P से Q, P अगर इसे वो ले लें और इसे हम ले लें, ये POQ को हम क्या कहेंगे, दीर्घ चाप कहेंगे। और PMQ को हम क्या कहेंगे, लघु चाप कहेंगे। तो दोस्त, जैसे कि उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे हैं बातों को। चलिए चौथे टॉपिक की बात करते हैं। चौथा मैंने क्या बताया था, चौथा टॉपिक है हमारा क्या है, व्यास, डायमीटर। क्या होता है हमारा व्यास, डायमीटर क्या होता है।
तो चलिए हम पहले एक वृत्त बना लेते हैं। वो जीवा भी जिस जीवा के बारे में यानी हम सबसे पहले बात कर चुके हैं जीवा के बारे में, तो वह जीवा जो वृत्त के सेंटर क्या है, इसी सेंटर से ये जो परिधि दिखाई दे रही है हमेशा दूरियां बराबर रहेगी। अगर मान लीजिए ये पी बिंदु है, ये वो है सेंटर, वो से पी को मिला है। अगर आर है, अगर इसे मान लीजिए ये एम बिंदु ले रहे हैं, वो से एम को मिला है, तो क्या होगी, ये भी आर रहेगी। यानी सेंटर से परिधि के बीच की दूरियां हमेशा बराबर होती हैं। और इस दूरियों को क्या कहते हैं, हम त्रिज्या भी कहते हैं। त्रिज्या भी आप जान गए, जैसे कि टॉपिक में मैंने मेंशन कर रखा है, त्रिज्या भी बताना। एक एक छोटी छोटी बातें करेंगे, एकदम लो लेवल की। दोस्त आप ये मत समझिएगा कि इतनी छोटी बातें की जा रही हैं, क्योंकि छोटी बातें दोस्त आपको बड़े लेवल पे पहुंचेगी, टॉप लेवल पे। तो चलिए मैं क्या बात कर रहा था, डायमीटर, व्यास। व्यास क्या होता है, थोड़ा बात करेंगे व्यास के बारे में। जब वो कोई जीवा वृत्त के सेंटर से होकर जाती है, ये पी क्यू पी एम ले रहे हैं, पीएम जीवा जब वृत्त के सेंटर ओ से होकर जाती है तो हम उसे व्यास कहते हैं। एक चीज ध्यान रहे दोस्त, पॉइंटेड बात नोट कर लीजिए, हमेशा जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो हमेशा सेंटर के पास होती है। सबसे बड़ी जीवा हमेशा केंद्र के नजदीक होती है। जितनी बड़ी जीवा होगी उतने ही ज्यादा सेंटर के नजदीक होगी, और जितने ही छोटी जीवा होगी उतनी ही ज़्यादा वो जीवा सेंटर से दूर होगी। जैसे कि आप समझ गए कि व्यास क्या होती है, डायमीटर क्या होता है। चलिए अगले टॉपिक की तरफ। चलिए दोस्त, पांचवा टॉपिक हमारा क्या था, वृत्तखंड, सेगमेंट। क्या होता है सेगमेंट, चलिए बताते हैं। पहले तो हमेशा की तरह एक वृत्त बना लीजिए। ये हमारा एक वृत्त बन गया। जब एक जीवा वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं मानते हैं, पी क्यू मानते हैं, दोस्त पी क्यू इसलिए ले रहा हूँ ताकि हमेशा आपको पता रहे, इससे बातें थोड़ा रिकॉल हो जाती है कभी भूलने पर। तो पी क्यू मैं दो बिंदुओं के ले रहा हूँ, पी क्यू को मिला दिया जाए, जो कि एक हमारी क्या है, ये पी क्यू जीवा है। यानी वृत्त के वो जीवा जो वृत्त को क्या कर रहे हैं, ये मान लीजिए पूरा वृत्त एक भाग है, ये पहला भाग है, ये पूरा एक भाग है, और ये जो वृत्त की जीवा है इस पूरे वृत्त को दो भागों में बांट दे रही। दोस्त नहीं बांट दे रही, बिल्कुल बांट दे रही है। वृत्त की जीवा जब वृत्त को दो भागों में बांट दे तो सबसे बड़े भाग, यानी इसे हम O बिंदु ले रहे हैं और इसे S बिंदु ले रहे हैं। सबसे बड़े भाग यानी POS की बात की जाए, POQ की बात की जाए, तो इसे हम दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। और सबसे छोटे भाग की बात की जाए यानी कि PSQ, तो इसे हम लघु वृत्तखंड कहते हैं। तो आप समझ लिए कि वृत्तखंड क्या होता है। कोई जीवा जब वृत्त को दो भागों में बांट दे तो जो दो भागों में बांटने का काम करती है जीवा, उससे जो भाग बट जाते हैं, दो टुकड़े हो जाते हैं,
वही हमारे वृत्तखंड होते हैं। और वो जीवा जो है हमेशा छोटे बड़े भागों में बांटती है। जो डायमीटर होता है, व्यास जो होता है, वो हमेशा वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है। जिसमें अगर बात करें यही जीवा अगर व्यास होती, ये वो बिंदु यल ओ यम होती तो दो भागों में बांट देती, तो क्या होता यल ओ यम। ये जो वृत्तखंड है यल ओ यम, इस टोटल भाग जो है ये बराबर होता यल यल और ये जो यस है और यम, यल यस यम के, ये दो बराबर भागों में बांटते हैं। चलिए हम उसके आगे बात करते हैं 6वें टॉपिक की तरफ। देखिए हम अनुस्पर्शी के बारे में बात कर लेते हैं, तिर्यक स्पर्शी के बारे में बात कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, दो वृत्त ऐसे बनाएंगे जो एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, उनके बीच जो है गैप होता है, फासला होता है। चलिए हम बना लेते हैं पहले दो वृत्त को ही। अगर हम इसे P बिंदु ले लें और इसे M बिंदु ले लें, P और M से एक स्पर्शी खींच दें, PM जो PM होगी, फिर जब हम इन दोनों बिंदुओं यानी P और M से एक स्पर्शी खींची जा सकती है, तो क्या होगा दोस्त, यही PM जो है हमारे अनुस्पर्शी होगा। और जब इसी P बिंदु से मानते हैं ये कोई Q बिंदु है, और अगर ये P से Q मिलाएं, अनुस्पर्शी तिर्यक स्पर्शी में छोटा सा अंतर है, वो क्या है, अगर बड़े वृत्त, मान लीजिए बड़ा वृत्त दिखाई दे रहा है, छोटा वृत्त आपके समक्ष है, दोनों के केंद्रों को हम मिला दें, तो जो तिर्यक स्पर्शी होती है वो इन दोनों वृत्तों यानी A वृत्त जो है ये है और B वृत्त जो है ये मानते हैं। इन दोनों वृत्तों के केंद्रों को मिलाने वाली यानी O डैश को मिलाने वाली रेखा को काटती हुई जाए तो वो हमारी तिर्यक स्पर्शी होती है। अगर हम इस P बिंदु से ऐसे ये कोई तिर्यक स्पर्शी खींची जाए, मान लीजिए ये कोई बिंदु Q है, यहाँ कट रहा, तो क्या होगा, ये PQ क्या कर रही है, PQ क्या कर रही है, जो हमारी इन दोनों वृत्तों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा है, उस रेखा को ये जो है मानते हैं T बिंदु पर क्या कर रही, कट कर रही, काट रही है। तो जो तिर्यक स्पर्शी होती है, अब क्या हो गया, वो दोनों वृत्तों केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या करेगी, काट के जाएगी, वही हमारी तिर्यक स्पर्शी हो जाएगी। चलिए दोस्त आगे बात करते हैं, उम्मीद करता हूँ बातें समझ में आ रही। चलिए आगे बात करते हैं हम 7वें टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा दोस्त संकेंद्री वृत्त। संकेंद्री वृत्त क्या होता है, जब दो या दो से अधिक वृत्तों के जो सेंटर है, जो केंद्र होता है, वो एक ही हो, तो वही हमारा संकेंद्री वृत्त होता है। मैं जैसे मानता हूँ, मैं ये एक सर्किल मैंने ड्रा कर रखा, इसी बिंदु से बराबर दूरी पर, यानी कि R1 त्रिज्या है इसकी, R2 त्रिज्या की एक दूसरा वृत्त मैं ड्रा कर रहा हूँ। ये क्या हुआ, ये जो दूसरा वृत्त हमारा है, ये दूसरा वृत्त जो है और ये पहला वृत्त जो है,
हम क्या देख रहे हैं, दोनों वृत्तों का जो सेंटर है, जो ओ पॉइंट है, दोनों का सेम है। तो दोस्त क्या अर्थ निकला, जब दो या दो से अधिक वृत्तों का सेंटर केंद्र एक ही हो तो वे हमारे जो वृत्त होते हैं वे कौन से वृत्त कहलाते हैं, किस प्रकार के, संकेंद्री वृत्त कहलाते हैं। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बात करते हैं। दोस्त अगला टॉपिक चक्रीय बहुभुज, चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय त्रिभुज क्या है। तो हम एक सर्किल पहले ड्रा कर लेते हैं। चक्रीय बहुभुज क्या है, जब 3 से अधिक भुजाओं की कोई भी आकृति इस वृत्त आकृति के जो शीर्ष हैं, अगर हम चतुर्भुज चाहे ले लें, चाहे इस प्रकार की आकृति ले लें, षटभुज ले लें, चाहे कोई भी भुज, चाहे त्रिभुज ले लें, जब इन सभी आकृतियों के शीर्ष जो हैं, ये जो कोण है यानी शीर्ष जो है, ये इस वृत्त के परिधि पर टच करे, वृत्त की परिधि पर हो सभी शीर्ष, तो वो हमारी चक्रीय चतुर्भुज कहलाती है। अगर चतुर्भुज है, अगर खटभुज है चक्रीय खटभुज कहलाएगी, अगर त्रिभुज है चक्रीय त्रिभुज कहलाएगी। ये देखिए मैं अगर खींच रहा हूँ ये चतुर्भुज, इसमें आपको क्या मिल रहा है, इसमें इस चतुर्भुज मानते हैं ABCD है, तो क्या है इसमें, इसकी सभी शीर्ष यानी सभी कोण जो है ये कहाँ है, ये सभी वृत्त के परिधि पर हैं। तो ये हमारी आकृति जो है, ये हमारी ABCD जो आकृति है, ये चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगी। उसी तरीके से अगर हम त्रिभुज ड्रा कर दें जिसकी सभी शीर्ष सभी कोण वृत्त की परिधि पर हों, तो हमारी चक्रीय त्रिभुज कहलाएगी। कुछ भी हम खींच दें उसी तरीके से, जैसे चक्रीय चतुर्भुज हुआ चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा, चक्रीय त्रिभुज हुआ चक्रीय त्रिभुज हो जाएगा। इसी प्रकार सभी के अगर शीर्ष जो है परिधि पर हो तो चक्रीय शब्द यूज कर लिया जाता है, बाकी जो आकृति होती है उसका नाम रख दिया जाता है। तो चलिए अगली बात करते हैं। अगली बात क्या है दोस्त, अगला पॉइंट क्या है, एकांतर वृत्त खंड में बने कोण। ये भी शब्द आपको वृत्त में सर्किल में मिलेगा, आप चैप्टर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान ही लेते हैं ताकि वहाँ तक पहुँचने से पहले हम पूरी तरीके से क्या रहें, हथियारों से लैस रहें। चलिए दोस्त, ये मैं एक सर्किल खींच रहा हूँ। सर्किल पे अगर हम एक जीवा खींचते हैं, ये AB एक जीवा है, AB, और चलिए इसे थोड़ा इधर खींच लेते हैं। AB एक क्या है, ये हुई हमारी जीवा। अगर इसी जीवा से एक हम क्या कर दें, स्पर्शी खींच दें, ये मैं स्पर्शी खींच दिया, तो जीवा और स्पर्शी ये मैं O बिंदु ले रहा हूँ। जीवा और स्पर्शी के बीच जो कोण होता है, मानते हैं ये कोण थीटा है, तो इसी जीवा के सम्मुख अगर दीर्घवृत्त खंड की बात करें, दीर्घवृत्त खंड में बना हुआ जो कोण होगा वो जो है इस जीवा और स्पर्शी के बीच बने हुए कोण के बराबर होगा। और इस ये सी पॉइंट ले रहे हैं, इस ABC का एकांतर वृत्त खंड में बना हुआ कोण ABCA कहलाएगा। तो ABC का एकांतर वृत्त खंड में बना हुआ कोण क्या है, हमारा है BKA। ये इसका जो है
इस स्पर्शी और जीवा के बीच में बने हुए कोण का एकांतर वृत्त खंड में बना हुआ ये क्या है, थीटा कोण है। चलिए आगे बात करते हैं। दोस्त एक चीज और आप अपनी परिभाषा में थोड़ा कह सकते हैं अपने अनुसार, जो जीवा होती है, सीधी सी बात आपको पता है, अगर ये जीवा जो है ये लघु भाग काट रही है, इस टोटल सर्किल का लघु वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड स्पर्शी के बीच जो है ये लघु वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड के सम्मुख जो होगा वो दीर्घ वृत्तखंड होगा। तो जीवा के द्वारा दीर्घ वृत्तखंड में बना हुआ जो कोण होगा वो इस कोण का एकांतर वृत्तखंड में बना हुआ कोण कहलाएगा। तो चलिए दोस्त आगे बात करते हैं क्या है। तो दोस्त जितना मैं बताना चाह रहा था शायद मैं बता चुका हूँ आप सभी को, और कुछ भी बातें करेंगे जो कि इसी सर्किल से संबंधित है। क्वेश्चन से पहले कर लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन से पहले ही कर लेते हैं। क्वेश्चन में आएगा, क्वेश्चन में भी पता रहेगा, उससे पहले तो हमें पता है। चलिए अगर बात की जाए तो लंबार्धक जीवाएं किस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं। बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही बढ़िया बात, जो कि बहुत ही उपयोगी भी है। दो लंबार्धक जीवाएं एक दूसरे को किस बिंदु पर काटती हैं, तो इसका आंसर है हमेशा और हमेशा वृत्त के केंद्र पर। दो लंबार्धक जीवाएं हम खींच ले रहे हैं, ये ए ओ बी सी ओ डी, ए ओ सी ओ डी पे क्या है, लंब है। ये 90 डिग्री है, लंब है। लंब होने के साथ साथ ये वो बिंदु धर ले रही है। लंब होने के साथ साथ क्या कर रही है, ए ओ जो रेखा है, रेखाखंड है, ये सी ओ डी को दो बराबर भागों में बांट रही है। तो ये लंब भी हुए, लंबार्धक भी हो गए। उसी तरीके से अगर इस सीओडी को देखें, सीओडी जो कि है जीवा ही है, जो कि जीवा केंद्र से जाए, इसी व्यास भी हम कह सकते हैं। तो सीओडी जो व्यास है, ओडी अगर देखें बात करें, ओडी जो है इस ए बी जीवा को जिस बिंदु पर मिल रही है, यानी ओ बिंदु पर मिल रही है, तो क्या कर रही है, इसे दो बराबर भागों में बांटने के साथ साथ इस ए ओ बी जीवा पर, यानी ए ओ बी व्यास पर लंबार्धक भी है। तो यही हुआ कि जब दो लंबार्धक जीवा एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं वो कौन सा बिंदु है, यही हमारा सेंटर है। आगे बात करते हैं, अगर मैं एक वृत्त खींचता हूँ, वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्शी में खींच दिया, मानता हूँ ये पी बिंदु है, पी बिंदु से मैंने एक पीटी स्पर्शी खींच दिया। अगर इस पी बिंदु से अगर हम लंब डालें, अगर हम लंब डालें पी बिंदु पर, तो जो लंब होगी वो हमेशा और हमेशा मानते हैं ये पी क्यू एक लंब है, ये पी क्यू हमेशा और हमेशा किस बिंदु से होकर जाएगी, अगर लंब है, ये जो स्पर्शी पी बिंदु है और ये जो रेखा जीवा पी क्यू है ये इस पी बिंदु पर लंब है, तो क्या होगा, ये पी क्यू जीवा हमेशा वृत्त के सेंटर से होकर जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं थोड़ा। दोस्त देखिएगा, अगला पॉइंट है हमारा कि मैंने देखिए एक सर्किल बना लिया है, ये भी जीवा है, ये केंद्र है। तो दोस्त अगर हम बात करें आपसे कि कब जो है इस जीवा के किस बिंदु से
और ये वृत्त का सेंटर जो है ओ बिंदु के बीच की दूरी, यानी वृत्त ये जो जीवा है इसके इस बिंदु से सेंटर ओ के बीच की दूरी सबसे न्यूनतम होगी। मान लीजिए ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ये T है, O, K, N कुछ भी है, S डैश है मान लेते हैं, जिनमें जो है O से T के बीच की अगर देखें OT लंब है, O से P के बीच की दूरी ये लंब नहीं है, ये भी O से Q है, ये लंब नहीं है, O से R है, ये भी लंब नहीं है, O से S है, ये भी लंब नहीं है, O से S डैश है, ये भी लंब नहीं है, O से N है, ये भी लंब नहीं है, O से K है, ये भी लंब नहीं है। तो दोस्त O से K है, ये भी लंब नहीं है। चलिए बहुत भारी पड़ जाएगा, चलिए इतनी माम। तो इन सभी बिंदुओं में से किसके बीच की दूरी न्यूनतम है? तो दोस्त इसका आंसर होगा ये जो OT है, जो परपेंडिकुलर है इस जीवा AB पर, यही दूरी OT सबसे न्यूनतम होगी, सबसे न्यूनतम होगी अन्य दूरियों की अपेक्षा। अन्य दूरियां कौन कौन सी हैं? जैसे O से S डैश है, O से N है, O से K है, या इधर देख लें O से S है, O से R है। तो इन सभी दूरियों की अपेक्षा जो है ये OT बीच की दूरी जो है ये हमेशा इन सभी दूरियों से न्यूनतम होगी। न्यूनतम होगी तब जब जो है इस जीवा पर ये चूंकि परपेंडिकुलर है, लंब होगी। और अगली बात थोड़ा बात कर लेते हैं, क्या है दोस्त, जैसे कि OT जो है, OT क्या करेगा, ये लंब होने के साथ साथ इस जीवा पर जो कि सेंटर ये O है और ये T है, लंब होने के साथ साथ इस भी जीवा को दो बराबर भागों में बांट देगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं। जैसा कि दोस्त आप देख रहे हैं, इसमें मैंने एक सर्किल ड्रा कर रखा है, उसके बाद ये भी जो है ये एक डायमीटर है, व्यास है। डायमीटर क्या करेगा, ये जो ASB, ये जो ASB परिधि है वृत्त की, या ASB जो परिधि है वृत्त की, इन दोनों परिधियों में से किसी एक परिधि पर, चाहे ASB ले लें, ये ले लें, चाहे ये ले लें, ये जो परिधि दिखाई दे रही ASB, तो इस परिधि पर इस AB व्यास के द्वारा इस परिधि के किसी बिंदु पर, इस परिधि को मैं ले लिया, अब क्या होगा, इस परिधि के किसी भी बिंदु पर इस AB व्यास के द्वारा बनाया गया कोण हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये होगा नहीं, होता है। मान लीजिए ये P बिंदु ले लिया मैंने, ये मैं अगर इस P बिंदु पर, अब क्या हुआ, ये AB व्यास क्या कर रहा है, इस P बिंदु जो कि की परिधि पर है AB व्यास के द्वारा 90 डिग्री का क्या बनाया गया, कोण बनाया गया। उसी तरीके से अगर हम इस ASB परिधि पे एक बिंदु ले रहे हैं N, ये जो है N है, तो AB व्यास के द्वारा इस N बिंदु पर बनाया गया कोण भी 90 डिग्री होगा। यानी कि वृत्त की परिधि पर व्यास के द्वारा किसी भी दिशा में, अगर व्यास है तो चाहे ये वृत्तखंड ले लें, चाहे ये वृत्तखंड ले लें, तो कहीं भी बनाया गया कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो दोस्त चलिए आगे बात करते हैं। जैसा कि दोस्त ये एक सर्किल है, ये वो सेंटर है वृत्त का, ये मैं AB एक जीवा ले रहा हूं, ये जो है जीवा है। तो AP जीवा क्या कर रही है, इस जो एक सर्किल है इसे दो भागों में बांट दे रही है, दो वृत्त खंड कर दे रही है, इस वृत्त का दो खंड कर दे रही है। तो
अगर हम चाहे दीर्घवृत्तखंड ले लें, ये चाहे दीर्घवृत्तखंड ले लें, चाहे लघुवृत्तखंड ले लें, तो क्या होगा कि क्या ले लें, लेने से क्या होगा, अगर मानते हैं हम दीर्घवृत्तखंड लेते हैं ये एएस देखो, इस दीर्घवृत्तखंड के जो परिधि है, परिधि के किसी भी बिंदु पर इस जीवा AB के द्वारा बनाया गया कोण किसी भी बिंदु पर मानते हैं हम क्या है, थीटा है। ये के बिंदु है, इस जीवा के द्वारा दीर्घवृत्तखंड में बनाया गया कोण थीटा है। तो इसी जीवा के द्वारा इसी दीर्घवृत्तखंड में किसी भी बिंदु पर मानते हैं ये के डैश बिंदु है, तो इसी दीर्घवृत्तखंड में किसी भी बिंदु पर इसी AB जीवा के द्वारा बनाया गया जो कोण होगा वो क्या होगा, हमेशा इसी दीर्घवृत्तखंड में किसी अन्य बिंदु पर ये के अन्य बिंदु है, अन्य बिंदु पर बनाया हुआ कोण इसी दीर्घवृत्तखंड के इस बिंदु के डैश मानते हैं, तो ये भी बनाया हुआ कोण क्या होगा, थीटा ही होगा। अगर हम लेते हैं इसी वृत्त की बात करें, अगर हम लेते हैं लघुवृत्तखंड जो कि AS डैश मानते हैं, तो इस जीवा AB के द्वारा इस लघुवृत्तखंड के किसी भी बिंदु पर बनाया हुआ कोण अगर फाई है, तो इसी जीवा के द्वारा इसी लघुवृत्तखंड के किसी अन्य बिंदु पर बनाया गया कोण भी क्या होगा, फाई होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, ये फाई है। चलिए हम थोड़ा आगे बात करते हैं। तो दोस्त जैसे कि एक सर्किल है, इसमें हम दो जीवाएं ले रहे हैं। एक जीवा पहले मानता हूं ये AB ले लिया मैं, और दूसरी जीवा मैं CD ले लिया, ये दोनों जीवाएं AB और CD जीवाएं आप देख रहे हैं। एक बिंदु ये के ऐसा बिंदु है जिस पे दोनों जीवाएं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है दोस्त, जब दो जीवाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटें तो उसका फार्मूला होता है एक इस जीवा के एक भाग जिस बिंदु पर काट रहे हैं उसके बीच की दूरी AK ले रहे हैं, उसके आगे क्या है, KB है, अगला भाग है जो कि इसी जीवा का into KB बराबर होगा DK, चाहे DK ले ले चाहे CK है तो गुणा ही करना, DK गुणे CK के बराबर होगा। ये दोस्त फार्मूला है। जब दो जीवाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उसके लिए फार्मूला है। चलिए आगे बात करते हैं। जब स्पर्शी खींची जाए, कोई छेदक रेखा जाए, उस स्पर्शी को किसी बिंदु पर मिले, तो सबसे पहले छेदक रेखा आ गई बात, शायद मैंने इसे आपको नहीं बताया। चलिए छेदक रेखा के बारे में बात कर लेते हैं। छेदक रेखा है क्या दोस्त, क्या है छेदक रेखा के बारे में हम बात करेंगे। छेदक रेखा होती क्या है, इससे भी संबंधित क्वेश्चन बनता है। चलिए छेदक रेखा के बारे में जानने से पहले थोड़ा हमारे मन में एक क्वेश्चन आ गया है, ये टॉपिक और आ गई, जो अभी मैंने आपको ये वृत्त के अंतर्गत दो जीवाएं एक दूसरे को जब काट रही हैं उससे संबंधित जो अभी सूत्र बताया, ठीक, ये तो अंदर काट रही हैं एक दूसरे को। यही जब दो जीवाएं वृत्त के बाह्य बिंदु पर काटें तो उसके लिए क्या सूत्र होगा वो भी पहले बता दें, तब हम चलते हैं छेदक रेखा के बारे में, मिलते हैं इससे कि क्या है ये छेदक रेखा। सबसे पहले मैं उस पॉइंट को बात कर लेता हूँ, उस पॉइंट को डिस्कस कर लेता हूँ जिसको मैंने अभी पहले बता दिया। चूँकि कोशिश पूरी कर रहा हूँ दोस्त कि कोई भी पॉइंट
बचने ना पाए। चलिए हम बात करते हैं पहले इसके बारे में। चलिए दोस्त, बात करने जा रहे हैं, जब दो जीवाएं एक दूसरे को वायु बिंदु पर कहीं मिलती हैं, मानते हैं ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, और ये दूसरी कोई जीवा है सीडी, ये सीडी जीवा है। अगर ये भी जीवा को ये बढ़ाया गया है, जो कि ये भी जीवा को ये बढ़ाया गया है, और सीडी जीवा को भी बढ़ाया गया है, तो बढ़ाने पर क्या हुआ, वो मानते हैं एक दूसरे को टी बिंदु पर मिल रहे हैं। तो इससे ही संबंधित हमें सूत्र पता करना है, सूत्र जानना है। तो इसका सूत्र क्या होगा दोस्त, ए से टी के बीच की दूरी, ए से टी क्या है, ये टी, इनटू करेंगे बी टी बराबर होगा, सबसे पहले क्या किया मैंने, टोटल ए से टी के बीच की दूरी लिया, उसके बाद बाह्य बिंदु से आते हुए वृत्त के किसी बिंदु पर जो काट रही है, वृत्त के परिधि के किसी बिंदु से होकर जा रही है उस बिंदु को, और बाह्य बिंदु के बीच की दूरी बी टी ले लिया। अब इसी तरीके से इसमें सी टी ले लेंगे, उसके बाद गुणे कर देंगे इस बाह्य बिंदु टी से आती हुई जो जीवा है, यानी तो पहले तो जा चुकी है। चलिए ये डी बिंदु जो है, टी से डी के बीच की जो दूरी है उसे ले रहे हैं, यानी कि जीवा के बाह्य बिंदु से जो गुजर वृत्त के बाहर जो है क्या है, डी टी। सही हमारा सूत्र हो गया। ये बाह्य बिंदु पर जब काटे, अंदर जब काटते हैं उसके लिए मैंने बता दिया। चलिए छेदक रेखा के बारे में बात कर लेते हैं, इसी में ही बात कर लेंगे। जैसे कि दोस्त यही जो बी ए से टी है, टोटल यही छेदक रेखा है। चलिए शुरुआत से हम बात कर लेते हैं। जब कोई ऐसी रेखा वृत्त के बाह्य बिंदु से होकर जाए, बाह्य बिंदु मानते हैं टी है, होकर जाने वाली वृत्त के बाह्य बिंदु से होकर जाने वाली वो रेखा जो वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलती हुई जाए या काटती हुई जाए, वृत्त के दो बिंदुओं को मिलती हुई जाए, तो वही हमारी क्या होती है, छेदक रेखा कहलाती है। देखिए इस वृत्त की परिधि को वृत्त की परिधि को क्या करें, वृत्त खंड को चाहे दो भागों में बांटना समझ लीजिए, चाहे ये जो बाह्य बिंदु से होकर जाने वाली जो रेखा है, रेखाखंड है, यह वृत्त की परिधि को दो बिंदुओं पर मिल रही है। तो यही हमारी एटी क्या है, छेदक रेखा है। बस दोस्त परिभाषा थोड़ी हमें याद करना है, हमें समझना है क्या कौन सी है, बस वही उतना काफ़ी है। परिभाषा चाहिए, छेदक रेखा क्या है, अनुस्पर्शी क्या है, तिर्यक स्पर्शी, जो कुछ भी होती है उससे रिलेटेड हमें बातें करना है। जैसे कि मैंने छेदक रेखा भी बता दिया। चलिए अब थोड़ा और बातें करते हैं। अगर यही छेदक रेखा, कोई छेदक रेखा जो ए बाह्य बिंदु से टी बिंदु से होकर जा रही है, और एक स्पर्शी अगर इस वृत्त की परिधि से खींचा जाए, मानते हैं ये पी बिंदु पर स्पर्श कर रही है, स्पर्शी जो के टी स्पर्शी है वृत्त के पी बिंदु से स्पर्श करते हुए जा रही है, और जाते जाते कहाँ मिल रही है, इस छेदक रेखा के बाद इनसे जो खींची गई है टी बिंदु पर मिल रही है। तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, ये बिंदु जहाँ स्पर्श की और जिस बिंदु से यहाँ छेदक रेखा को मिली उसके बीच की दूरी का वर्ग बराबर होगा टी से ए के बीच की दूरी, टोटल टी ए, टोटल छेदक रेखा की माप, गोड़े बाह्य बिंदु से होकर जाने वाली वृत्त की परिधि के जिस बिंदु पर मिल रही है उसके बीच की दूरी, यानी पी बी। तो पी टी स्क्वायर क्या हुआ, टी ए इंटू टी बी, से बी टी कर ले रहे हैं पी बी। चलिए जैसे कि ये भी आपको सूत्र पता चल गया। चलिए आगे बात करते हैं क्या होता है।
चलिए दोस्त, जैसे कि एक फिगर आपके समक्ष है, इसमें हम थोड़ा बात करेंगे। जैसे कि ये टी क्या है, एक स्पर्शी है, बी टी भी क्या है, एक स्पर्शी है। दोस्त, स्पर्शी से संबंधित एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थोड़ा बात बता देते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, कोई वृत्त होता है, वृत्त के किसी भी बिंदु से अगर हम ये बी पी, ये जो है वृत्त की परिधि पर ये पी बिंदु ले रहे हैं, तो इस वृत्त के पी बिंदु से केवल और केवल और हमेशा एक ही स्पर्शी खींची जा सकती है। इस बिंदु से कोई दूसरी स्पर्शी नहीं खींची जा सकती। ये दोस्त बहुत ही इम्पोर्टेंट बात। चलिए, जैसे कि जो मैं अभी बताने चल रहा था, जो आपको बताना है उससे बात कर लेते हैं। जैसे कि ए टी एक स्पर्शी है और बी टी क्या है, एक स्पर्शी है। स्पर्शियां एक दूसरे को टी बिंदु पर मिल रहे हैं। एक चीज और होता है, स्पर्शियां जब एक दूसरे के जिस बिंदु पर या टी बिंदु पर मिल रही हैं, तो ए से टी के बीच की दूरी जो होगी वही बी से टी के बीच की दूरी होगी। और इस स्पर्शी जिस बिंदु से ये ए टी स्पर्श कर रही है वृत्त की परिधि को, उस बिंदु को अगर त्रिज्या से मिला दें तो ओ से ए स्पर्शी त्रिज्या, ये जो आर है, त्रिज्या और स्पर्शी के बीच का बना हुआ कोण 90 डिग्री होगा। उसी तरीके से सेम दैट इस वृत्त के केंद्र से इस स्पर्शी वीटी जो स्पर्श कर रहे वृत्त की परिधि के बी बिंदु पर अगर केंद्र से इस स्पर्श बिंदु को मिला दें, यानी जो कि त्रिज्या होगी, तो त्रिज्या और स्पर्शी के बीच जो बना कोण होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और थोड़ा बात कर लेते हैं। यदि इस वृत्त के सेंटर से ये जो स्पर्शियां एक दूसरे को मिल रही हैं, उस बिंदु को मिला दे सेंटर और इस बिंदु को जहाँ एक दूसरे स्पर्शियां मिल रही हैं, तो ये जो टोटल एंगल होगा, अगर 2x मानते हैं, 2x डिग्री है, अगर वो से टी को मिला दें तो ओ टी जो रेखाखंड है ये इस ओ बिंदु यानी 2x डिग्री कोण को दो बराबर भागों में बांट देगी। ये जो है x डिग्री हो जाएगा और इस त्रिज्या और इस रेखाखंड के बीच भी इधर क्या हो जाएगा, x डिग्री हो जाएगा। यानी 2x को क्या कर दिया गया, क्या कर दी ये रेखा, दो बराबर भागों में बांट दी। तो ये 90 डिग्री है, ये x डिग्री है, तो ये तीसरा कोण मानते हैं, कुछ भी है, मान लीजिए ये फाई है या थीटा मान लेते हैं, थीटा है। तीनों को कोणों का योग क्या होगा, 180 होगा। उसी तरीके से सेम दैट, चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये 2x थोड़ा अलग लिख देते हैं जिससे आप समझ सकें कि हाँ 2x को बांटा गया है, x दो बराबर भागों में। वो भी कौन बांट रहा है, OT बांट रही है, एक रेखाखंड है। चलिए, ये x डिग्री हो गया। अगर त्रिभुज OBT में बात करें, त्रिभुज OBT की बात करें, तो इस त्रिभुज में जैसे कि कोण O जो है x डिग्री है और कोण B है जो कि 90 डिग्री है, तो बचा हुआ कोण क्या होगा, जिस तरीके से त्रिभुज AOT में A कोण 90 डिग्री था और वो कोण x डिग्री था और T कोण थीटा था, उसी तरीके से इस त्रिभुज में OBT में O कोण x डिग्री है, B कोण 90 डिग्री है, तो बचा हुआ क्या कोण है, T ही तो बचा है दोस्त। तो T कोण भी क्या होगा, ये थीटा हो जाएगा। एक चीज और ध्यान रहे दोस्त, इस AOT त्रिभुज जो है
इधर देखिए दोस्त, त्रिभुज AOT समरूप त्रिभुज और सर्वांगसम त्रिभुज, समरूप भी होगा सर्वांगसम भी होगा किस त्रिभुज के, त्रिभुज OBT के, यानी त्रिभुज AOT सर्वांगसम त्रिभुज होगा वो भी OBT के। चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी, आप भी समझ गए। अगर ये थीटा है इस त्रिभुज में तो ये भी क्या होगा, इस त्रिभुज में T बिंदु पर थीटा होगा। अगर त्रिभुज OAT में O बिंदु O कोण जो है अगर x डिग्री है, उसी तरीके से BOT में कोण O जो है वो भी x डिग्री होगा। यानी सभी कोण इसमें जिस तरीके सर्वांगसम होगा कोण भी बराबर होगा, उसका हर एक साइज भी बराबर हुई, हर एक भुजा भी बराबर हुई। चलिए थोड़ा और बात करते हैं, महत्वपूर्ण बात करेंगे दोस्त। चलिए तो दोस्त, मैंने तो चाहा ये था कि इस पार्ट में मैं क्वेश्चन को भी कवर कर लूँगा, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, जिससे इस वीडियो के अंतर्गत मैं क्वेश्चन को कवर नहीं करूँगा। आप क्वेश्चन को देखिएगा सेकंड पार्ट में, यानी दूसरा पार्ट, इस वीडियो का दूसरा पार्ट जो कि सर्किल ही हमारा टॉपिक होगा। और सर्किल टॉपिक के अंतर्गत हम दूसरे पार्ट के अंतर्गत क्या है, हम सर्किल से संबंधित पॉलिटेक्निक के जो भी क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन हैं, उसे हम करेंगे। तो दोस्त, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो थोड़ा सपोर्ट करिए दोस्त। अगर आप सपोर्ट करेंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, तो हमें भी एक हौसला मिलेगा और हम थोड़ा और एनर्जी में आएंगे। और एनर्जी में आप जब दोस्त कोई भी आदमी अपनी दिशा में कुछ मिलती जाती है, तो आपको भी पता है दोस्त, वो आदमी क्या करता है, उस दिशा में और ही डेवलप करता है। दोस्त, मैं भी उसी तरीके से अगर आप साथ दीजिए, पूरी कोशिश करूँगा और अच्छे से कोशिश करूँगा, पूरी हर एक बात, हर एक छोटे से लेकर बड़े तक की बात पूरी बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्त, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि सेकंड पार्ट में। चलिए।